नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। ग्लोबल सप्लाई चेन ध्वस्त हो चुकी है। कच्चे तेल की कीमत रोज आसमान छूती हुई नजर आती है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज घुटने टेकती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में भारत को एक आर्थिक चक्रव्यूह से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की। प्रधानमंत्री ने देश से क्या मांगा? उन्होंने मांगा सहयोग। उन्होंने अपील की कि अगर जरूरी ना हो तो पेट्रोल डीजल को बचाएं, सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को फिर से अपनाएं। यह प्रधानमंत्री की एक अपील रही। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और भारत को बाहरी झटकों से बचाने का एक रक्षा कवच सा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, जब देश को एकजुट होकर इस आर्थिक चुनौती का सामना करना है, और करना ही होगा, इससे हम बच नहीं सकते। चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, चाहे किसी दूसरे तीसरे फ्रंट की बात करूं, यहां पर हमें 140 करोड़ भारतीयों को इससे दो चार तो होना पड़ेगा, साथ तो हमें आना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर कह रहा है कि जब तक चुनाव हो रहे थे तब तक सब चंगासी। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से सारी जिम्मेदारी डाल दी जनता के कांधों पर। अभी तक, चुनावों तक सब कुछ बढ़िया था। चुनावों के बाद एक बार फिर से अपील कर दी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह भारत सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह चीजें ठीक नहीं है, और आम आदमी पार्टी तो इसे अपमान तक करार दे रही है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, देश का ईंधन बचाना, विदेशी मुद्रा की रक्षा करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या हमारा भी कुछ कर्तव्य है? क्या वर्क फ्रॉम होम से प्रदूषण कम करना और तेल की खपत घटाना एक आधुनिक सोच नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या विपक्ष के पास वाकई कोई रोड मैप है या सिर्फ विरोध है? मैं इस पर बहुत ही खुले मन से बात करूंगा। प्रधानमंत्री ने सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्म अनुशासन की भी बात कही। क्या ये गलत है? इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे, सरकार के रुख को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष क्या समझाना चाह रहा है, उसको भी समझने का खुले दिल से, खुली आंखों से मैं कोशिश करूंगा अपने इस पैनल में सारी चीजें बैलेंस तरीके से आपके सामने आए। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले उसे देखिए। दुनिया भर में मचे घमासान के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील करते हुए कड़े सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर जरूरी न हो तो पेट्रोल डीजल बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और कंपनियां एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम की तरफ लौटें। प्रधानमंत्री की इस अपील का मकसद विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री की इस अपील ने सियासी गलियारों में बारूद भर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सरकार की आर्थिक नीतियों की नाकामी करार दिया। राहुल का आरोप है कि सरकार के पास महंगाई को रोकने का कोई विजन नहीं है, इसलिए अब जिम्मेदारी जनता पर डाली जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के धुरी अखिलेश यादव ने इसे सीधे चुनाव से जोड़ दिया। जहां राहुल गांधी इसे आर्थिक नाकामी बता रहे, वहीं संजय सिंह ने इसे जनता का अपमान बताकर मामले को और गर्मा दिया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वर्क फ्रॉम होम की आड़ में सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए,
पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए। सियासी वार पलटवार के बीच आम आदमी पिस रहा है। वर्क फ्रॉम होम से आईटी सेक्टर को तो राहत मिल सकती है, लेकिन मजदूर और फील्ड वर्कर का क्या? विदेश यात्राएं रोकने से टूरिज्म सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? सवाल कई हैं, लेकिन सरकार का जोर फिलहाल सेविंग मोड पर है। तो राहुल और अखिलेश के बयानों में जनता का आक्रोश, लेकिन हकीकत इन दोनों के बीच कहीं फंसी है। क्या वाकई हम बिना पेट्रोल डीजल के अपनी रफ्तार बरकरार रख पाएंगे, या फिर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कुछ 7 अपीलें की हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, ये तो हम इससे पहले कई बार सुन चुके हैं, प्रदूषण कम होगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल को बचा कर रखिए, नासमझी से उसका इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, सोना मत खरीदिए, कम से कम 1 साल तक सोना मत खरीदिए। अब ऐसे कई मिडिल क्लास घर होंगे जो इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे 1 साल, हमारी हालत तो पिछले कई सालों से हमने इतना सा सोना नहीं खरीदा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेहतर भारत के लिए, क्योंकि अभी परिस्थितियां ऐसी हैं, ये अपील मानी जानी चाहिए। तो कांग्रेस और खास तौर पर विपक्ष ये कह रहा है ये नाकामी है। इसी पर एक बातचीत कर लेते हैं, जल्दी से तारुफ कराता हूं। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ बीजेपी के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता मुकेश त्यागी साहब जुड़ चुके हैं। त्यागी सर, वेरी गुड इवनिंग टू यू। मेरे साथ कांग्रेस की तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता आसमा तस्लीम जी जुड़ चुकी है। आसमा जी, आपका इस्तकबाल है, नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत स्वागत मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, नमस्ते कर रहा हूं आपको। और मेरे साथ एक जाना माना चेहरा, ऑलवेज स्माइलिंग विद हार्ट फैक्ट्स, संजय राणा साहब। संजय सर, नमस्ते कर रहा हूं। ऑब्वियसली हम सब लोग जेंटलमैन है, तो ऑब्वियसली आसमा जी लेडीज फर्स्ट आपके पास आना पड़ेगा। आसमा जी, प्लीज क्लियर कर दीजिए। राहुल जी तो अग्रेसिव अंदाज में पूरा पोस्ट कर चुके हैं, वो मैंने देख लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की ये अपील आपको अपील नहीं, नाकामी ज्यादा लग रही है? Hi Rohit, hello to all my co-panelists. Thank you for having me here. Let me start with Lok Sabha elections 2024 में जब मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस आप लोग का मंगलसूत्र चुराएगी। अच्छा, These were the exact words के आप लोग का कांग्रेस मंगलसूत्र चुराएगी। But the fact is, मोदी गवर्नमेंट ने इस लायक ही नहीं रखा कि आज कोई सोना खरीदे। इतना बुरा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है आज की तारीख में कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और उल्टा मोदी जी ही खुद ही बोल रहे हैं कि आप सोना खरीदने जाना मत, इतनी हालत हमारी खस्ता हो चुकी है। सो दिस इज ही हिमसेल्फ इज कन्फेसिंग दैट व्हाट इज द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द नेशन। उनका कन्फेशन आया है, ये अच्छी बात है कि मोदी जी मान रहे हैं कि हम लोग बुरे क्राइसिस में फंसे हैं। जो आज तक इलेक्शन की आड़ में आप चुप रहे, आप सब कुछ आप इलेक्शंस गुजरने की वेटिंग में थे, जैसे इलेक्शन गुजर गया, आप आ गए, आपने एक जैसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, आप सारा बोझ नॉर्मल इंडियन पीपल पे डालकर, आप बताइए बीजेपी का ये कैसा मैनेजमेंट है जहां पर लोकसभा में ये लोग 1700 करोड़ इलेक्शन रैलीज में लगाते हैं, इनका एक्सपेंडिचर रहा है। व्हाट डिड द कॉमन मैन गॉट आउट ऑफ बीजेपी's विक्ट्री? ये लोग ने क्या, आज एनसीआरबी रिपोर्ट उठा के देखिए, इन लोग का पूरा जो भी ये लोग क्लेम करते हैं, शौचालय बनाया, स्कूल बना, ये सब फेल हो चुका है। और टुडे इतना इन्फ्लेशन हाई है, आपको पता है यूपीए के टाइम पे जब हमारा कंप्लीट टोटल डेट था, एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया था जस्ट 50 to 60 लाख करोड़ जी, आज आपने 200 लाख करोड़ डेट एक्सीड कर दिया है। ओके, आपने ऐसी हालत बना दी है देश की, और आप खुद ही बोल रहे हैं कि कुछ खरीदने मत जाओ, आज हालत नहीं है हमारी, आज ट्रैवल मत करो। आप आईटी सेक्टर वालों को बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम करो, व्हाट अबाउट द लेबरर्स, व्हाट अबाउट द अदर डेली वर्कर्स? कुछ सोच के तो बात करिए आप। ठीक है, और कितना बार एक आम आदमी सहेगा? बीजेपी का वार है ये, दिस इज बीजेपी's वॉर। ये बीजेपी के ये जो अच्छे दिन का नारा था, ये सिर्फ बीजेपी के अच्छे दिन आए हैं, मगर एक देशवासी के लिए ये बहुत बुरे दिन है, ये पूरे नेशन के लिए बहुत बुरे दिन आ गए हैं, जहां पर टोटल इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ
मोदी जी एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में लगे हैं। इनका टोटल फोकस इलेक्शनियरिंग, इलेक्शन में जाओ, इलेक्शन जीतो। एडमिनिस्ट्रेशन ओके, इनसे होने ठीक है, वाला नहीं है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन आप ऑपोजिशन को दे दीजिए। ओके अस्मा जी, ऑपोजिशन बहुत बेहतरी से देश को मैनेज कर सकेगी। ओके, 3 आप मिनट मैंने SIR आपको दिए डिलीशन नॉन स्टॉप, कराइए, 3 मिनट वोट नॉन स्टॉप चोरी दिए अस्मा कराइए, जी। इलेक्शन जीतिए। हाँ अस्मा जी, मैं एक एक ओपनिंग हो जाए उसके बाद ये आपका इशू है। मुकेश जी, हर चीज में फेलियर, और ये बात तो है ही है। वो विपक्ष ये तो कह रहे हैं जब तक चुनाव थे तब तक सब चंगा सी, सब बढ़िया था। चुनाव खत्म हुए, कई जगहों पर आपकी सरकार बनी, बढ़िया रहा, रिजल्ट आपके लिए बहुत शानदार रहा। एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि आत्मनिर्भर बन जाइए। वो कह रहे हैं अपील नहीं है, नाकामी है। त्यागी जी। रोहित जी नमस्कार आपको। नमस्ते सर। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने जो है आलोचना की एक फैक्ट्री लगा रखी है। किसी कोई भी अच्छे कदम मोदी जी उठाते हैं, इनको आलोचना करनी है। कल अगर मोदी जी कह दें कि राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, तो ये कहेंगे नहीं नहीं राहुल गांधी गंदे हैं। अच्छा। तो इनको जो है ना उल्टी दिशा में चल, ये राष्ट्र जो तीसरी या चौथी प्रगति कर रहा है इकोनॉमी में, वर्ल्ड में, किस गति से, किस त्वरित गति से देश की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है मोदी जी के राज में, उसकी सराहना नहीं करते हैं। आप ये देखिए कि मुझे अगर थोड़ा सा वक्त दें तो मैं जरा आपको लंबी कहानी सुनाऊं, लेकिन मैं नहीं तो संक्षिप्त में खत्म करूं। देखिए, ऑयल बॉन्ड, आपने ऑयल बॉन्ड का नाम सुना होगा। अभी मोदी जी ने उसका 1.38 करोड़ जो इंटरेस्ट के बाद 3.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया था। हाँ। वो मनमोहन सिंह सरकार ने जब ऑयल कंपनी सब्सिडी में लॉस कर रही थी, जब उनको लॉस हो रहा था, तो उनको कहा कि हम आपका लॉस दे देंगे, आप अपना सस्ते में बेचिए अपने पॉलिटिकल कवरेज के लिए। हुआ ये, इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए जो कि 1.48 लाख करोड़ के थे। ठीक है। और उस ऑयल बॉन्ड की जो टेन्योर था वो 15 से 20 साल का था। वो अल्टीमेटली उसका बोझ जो है मोदी जी के पास आया, और इन्होंने कोई ऑयल कंपनी को कोई सब्सिडी नहीं दी। तो इन्होंने तो आपने नटवर सिंह का नाम सुना होगा और वॉल्कर कमीशन का नाम सुना होगा, कैसे देश को इन्होंने गिरवी रख दिया था। अब जब ये बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, इनकी फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति समझ लीजिए क्या थी 1991 में। हाँ। इनके पास 3 दिन का इंपोर्ट बिल के बराबर फॉरेन एक्सचेंज बची थी। हालत ये हो गई थी कि देश जो है बैंकरप्सी के करार पे पहुंच गया था। तब जाके IMF और वर्ल्ड बैंक ने इनको बेल आउट किया। तो ये तो इनकी जो है इनकी पृष्ठभूमि है। अभी हम पर कष्ट, अब आप ये देखिए $790 बिलियन जो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हाँ। उसमें से $7.8 बिलियन पर वीक हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है निकल रही है, क्योंकि हॉर्मुज में जो क्राइसिस हुई है, जो पश्चिम देशों में ये खाड़ी युद्ध जो चल रहा है, वो हमने तो नहीं किया है। उसका असर हमारे पर नहीं, पूरे विश्व के ऊपर उसकी असर आ रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, पाकिस्तान में, हम कोई अछूते नहीं है उससे। ठीक है। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी रही है वो इतनी मजबूत और सशक्त रही है। जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, तब हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना सस्ते दरों पे शुरू कर दिया। वो भी रूबी, तो उसकी सराहना नहीं करते हैं, उसका भी क्रिटिसाइज कर रहे थे ये कि देखिए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी नहीं करते हैं, तो ये नहीं करते हैं। अरे भाई, जब आपको राहत मिलती है तो भी आप परेशान हैं, जब राहत नहीं मिलती तो परेशान। तो क्या मोदी जी के पास कोई प्रिंटिंग मशीन है जो कि लगातार, देखिए आप डेवलपमेंट देखिए मोदी जी का, कितनी बड़ी सड़कें बनाई हैं। ये कहीं ना कहीं तो खर्चे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कहना कि साहब आइसोलेशन में कि ये ठीक नहीं है और महंगाई बढ़ गई और ये बढ़ गई, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान की अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देख लीजिए, और देशों के मुकाबले हम लोगों पर इस ऑयल क्राइसिस का सबसे कम असर पड़ा है। और मैं इसको प्रूव कर सकता हूं आपको आपके डिबेट के दौरान। ठीक है, एक एक ओपनिंग हो जाए, उसके बाद आपका ही प्लेटफॉर्म है। अस्मा जी हंस रही हैं। अस्मा जी वापस आ रहा हूं, एक एक ओपनिंग हो जाए बस जल्दी से। मैं सर्वेश भाई के पास हुआ, फिर संजय जी आपके पास आ रहा हूं। सर्वेश जी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वही बात, चुनाव खत्म हुई तो संकट याद आ गया, आप जनता के सामने आ गए, ये बड़ी नाकामी है। लेकिन जो बात मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं, ये तो अब मोदी जी ने थोड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट पे इतना टेंशन करवाया। हम तो शांति के पक्षधर थे, शांति के पक्षधर हैं और वही रहेंगे। अगर परिस्थितियां माकूल ना हो तो विपक्ष को साथ नहीं आना चाहिए सरकार के। रोहित भाई, अस्मा जी और बाकी पैनलिस्ट को, आपको, जनता को, सबको नमस्कार। पहले नमस्कार। और अब आ जाते हैं टॉपिक पे। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे मुकेश सर काफी देर से। हाँ। और वो उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अगर हमें ये पता था कि ये कंडीशन है, तो ये चुनाव से पहले भी पता था। हाँ। जितने छुट भैया नेता थे भाजपा के,
वो सब चॉपर लेकर बंगाल चुनाव में, असम चुनाव में उड़े। ठीक है। तब वो पानी से तो चल नहीं रहा था, या उस वाली गैस से नहीं चल रहा था जो मोदी जी बना दिया करते थे, बायोगैस, तो उसमें भी खर्चा हो रहा था। वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों नहीं यूज की गई, इस चुनाव में क्यों नहीं की गई? ये भाषणबाजी मोदी जी दे के उसके बाद 100 लोगों का कारकेड लेके निकल गए, रोड शो में मैं निकला गड्डी लेके करके, तब नहीं खर्च हुआ तेल। तो ये जो ज्ञान देते हैं, और इस पर इसलिए कह रहा था मुकेश सर का, वो बहुत ऑथेंटिसिटी से कह रहा था जब ये कह रहे थे कि 91 में क्या रिजर्व था। 91 में पहली बात यह है कि यही कोई कांग्रेस का या विपक्ष का नेता कहता तो ये कहा जाता कि देश की संप्रभुता पे सवाल कर रहे थे, उसके सामर्थ्य पे सवाल कर रहे थे आप। 91 में एक पॉलिसी कांग्रेस सरकार और एक जीनियस इकोनॉमिस्ट जो बाद में प्रधानमंत्री भी हुए हमारे देश के, प्रोबेबली द मोस्ट लर्नेड प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश में आज तक हुआ हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी थी, जिसके नाते जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ स्टेप्स हैं, जिसके नाते हम इतने बड़े इकोनॉमी बार बार ये कहते हैं ना, वो स्टेप्स हैं जिसके नाते वो हुए। तो ये जो बातें करते हैं अगर, और वो जो ऑयल बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, ऑयल बॉन्ड्स वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जो भाजपा को समझ में नहीं आता। वो एक स्टेप था जिसके नाते, जो रोड मैप की बात करते हैं ना, वो एक स्टेप लिया गया था जिसके नाते जो जनता है उस पर वार नहीं पड़ी थी उस समय महंगाई की। जब रिसेशन आया था तो तकदीर अच्छी थी हमारी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ये बिना डिग्री के डॉक्टर मोदी होते तो बर्बाद हो गया होता भारत देश, कि सबसे कम मार पड़ी हमें, रिसेशन से निकाल के लाए वो। और ये बातें किसी के बारे में कर देते हैं। अगर आपसे इतने बेबस हैं आपसे देश नहीं संभल रहा तो स्टेप डाउन। कौन कह रहा है आपके, अब हमको सबको पता है कि आपके बस का नहीं है देश चलाना, आप केवल बतौलेबाजी ही हो सकती है आपसे। आप हटिए और विपक्ष को आने दीजिए। ये कह के कि नहीं ये भी नहीं हो सकता, चुनाव खत्म होते ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब सोने भी मत, जिसकी बेटी की शादी हो सोने ना खरीदे, इनके नेता लोग सोने खरीदे, बस तेल ना यूज करो। तो पहले सारे अपने विधायक सांसदों को बोल दे कि ये 100 गाड़ियों वाला काफिला बंद करें, है ना। और ये सब बातें ऐसे नहीं होती कि आप, ये नाकामी है मोदी सरकार की, अपील नहीं, नाकामी है। सर्वेश भाई, काफी सारी नाकामियों में से ये भी एक नाकामी है, ये भी नाकामी है। जी नहीं संभाल पाई है। ये कह रहे हैं चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। कन्फेशन है, वो मजबूरी में अपनी बेबसी जो है जाहिर कर रहे हैं सबके सामने आके। ओके। और इससे आप ये भी समझिए, एक देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा बयान देता है तो मार्केट पे और देश पे उसके जो आप समझते हैं हिम्मत टूट जाती है देशवासियों की। मार्केट तो डाउन हुआ, डर पैदा होता है, पैनिक होता है। त्रिपाठी जी, मार्केट तो डाउन हुआ, वो देख रहा था मैं। मार्केट छोड़िए, आप सोचिए नॉर्मल जनता में कितना डर फैल जाता है। इनके वैसे भी टीवी पे आने से पहले ही लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ले आएगा भी आदमी। अरे आने के बाद उनको एंडोर्स कर देती है। त्रिपाठी जी वापस आ रहा हूं, बस संजय राणा जी रह गए। संजय सर, मुझे बता दीजिए, ये प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की है, ये एक सामान्य एडवाइजरी के तौर पर मैं देखूं, या फिर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि फेलियर है या बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, उस दिशा में सोच के चिंतित हो जाऊं? रोहित भाई गुड इवनिंग फेलो प्लीज। मुझे सिर्फ 2 मिनट जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बतौलेबाजी बहुत हो गई है। हाँ, बतौलेबाजी बहुत हो गई, स्टैटिक्स पता नहीं है, डेटा पता नहीं, बातें बहुत हो रही है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ IMF से, क्योंकि 1991 की बात हुई, हमारे मित्र ने बात वहां से स्टार्ट की। एक इकोनॉमिस्ट थे, वो आ गए थे, उन्होंने सारी मार्केट खोल दी थी, तो इनको बताना दुरुस्त करना चाहता हूँ, नहीं तो गूगल में जाकर चेक कर लो। IMF की पॉलिसी थी, IMF ने एक लेटर लेके आया, बोला साइन करो, नहीं तो तुमको बेल आउट नहीं मिलेगा। $7 बिलियन चाहिए था। तो IMF के पेपर थे और उस पर मजबूरी में साइन किए, तो इसलिए मत बोलो कि इकोनॉमिस्ट उन्होंने सब कुछ अच्छा कर दिया। दूसरा बात देखिए, बात हो रही थी महंगाई की, बात हो रही थी इन्फ्लेशन की। देखिए, अगर यूपीए 2004 से लेकर 2014 तक की बात करें तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर ऑन एन एवरेज 8.27% थी। 2010 में इन्फ्लेशन रेट था 10.5, 2009 में था 12.3, यानी एवरेज अगर निकालेंगे 10 साल का 8.27% था। और आज का इन्फ्लेशन देख ले 3.77% है। अगर पिछले 12 साल का निकाल देंगे तो 4.5% है। इन्फ्लेशन की बात होती है। अब बात हो रही थी, बतौलेबाजी हो रही थी, हमारे राज्य में कुछ बढ़ा नहीं था। जब जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब गए थे छोड़ करके, उस समय पेट्रोल का रेट था 34 रुपीज, ओनली 34 रुपया। और जब भाई साहब छोड़ के गए थे उस समय 71 रुपीज यानी 72 रुपीज के आसपास था। तो इन्फ्लेशन बताएं कितना हो गया था, 115%। इसको बोलते हैं महंगाई दर। 2013 का जाके कोई भी पढ़ सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, सिर्फ 1 साल में महंगाई बढ़ी थी 155। दूसरी तीसरी बात बोलता हूं, जाके कोई भी सिंपल सी बात, हम तो स्टैटिक्स पे बात करते हैं क्योंकि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे।
₹287 का गैस सिलेंडर हुआ करता था 2004 में। जाके कोई भी पढ़ ले, 1 जनवरी 2014 का इकोनॉमिक टाइम्स, नॉन सब्सिडी का गैस सिलेंडर था ₹1241। और बताता हूं आपको, बताता हूं, कांग्रेस की एक नेत्री हुआ करती थी, रोहित भाई आपको याद होगा, रेणुका चौधरी, चिल्ला चिल्ला के जो बोलती थी कि ₹900 का कोई सिलेंडर नहीं खरीद सकता। अरे क्यों नहीं खरीद सकता, ऐसे वक्तव्य थे। तो आंकड़े स्टेटिक्स में होता है। अब आते हैं मोदी जी पे। देखिए बात को समझिए, 3 उन्होंने रिक्वेस्ट की, विदेश घूमना ना जाए, पेट्रोल प्राइस बढ़ाएं और पेट्रोल इसका कंजप्शन कम करें और वर्क फ्रॉम होम करें। देखिए सिंपल सी बात है, तो जो भी हमारा 85 से 90% इंपोर्ट होता है, यानी हम दूसरों पे आश्रित हैं, यानी हमें कुछ भी खरीदने के लिए डॉलर में पे करना पड़ता है कोई भी तेल को। तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री पे इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का फिस्कल प्रेशर बढ़ जाता है और कॉमन सिटीजन पे इसका इंपैक्ट आता है। तो समझिए महंगाई अगर बढ़ती है। और तीसरी बात, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े शास्त्री बैठे तो उनके लिए बता देते हैं, हमारे जो राहुल गांधी के ननिहाल है ना, 12% बढ़ गया था मार्च में, जब जैसे वॉर चालू हुआ था तभी बढ़ गया था। यूएस में बढ़ा था 12%, सबसे ज्यादा बढ़ा था पाकिस्तान में 20%। पेट्रोल प्राइस बता रहा हूं, अपने हिंदुस्तान में 1 भी प्रतिशत अभी तक बढ़ा नहीं है। अगर अच्छी कोई रिक्वेस्ट आती है प्रधानमंत्री जी के साइड से तो हमें मानना चाहिए। मान लीजिए अगर हमें दूसरे की रोटी पे भरोसा है, तो मान लीजिए हम 1 रोटी कम खाएंगे तो कम से कम जीवित तो रहेंगे। पता चला कि 2 रोटी नहीं मिल रही है, भूखे मर जा रहे हैं। तो चीजें बहुत है। और तीसरा सबसे बड़ा आयात देश, यानी हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया में तीसरे नंबर पे, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड थर्ड इज इंडिया। अब सोचिए इतना बड़ा आयात करते हैं तो हमें डिपेंडेंसी हो जाती है। और सुनिए, हमें हमारे ऊपर प्रेशर है कार्बन इमिशन का भी। तो अगर हम ट्रैवल कम करेंगे या हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो कार्बन इमिशन भी कम होगा, यानी पोल्यूशन कम होगा, कार्बन इमिशन। तो आपको मल्टीपल एंगल से देखना पड़ेगा। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, भाई साहब ने सबने बोला कि योगी जी, सॉरी मोदी जी और बड़े बड़े काफिले चल रहे थे, तो क्या रहा, जो अखिलेश यादव क्या भैंसिया पे बैठ के गए थे क्या ममता बनर्जी से मिलने के लिए, या भैंसिया बैठ के गए थे तमिलनाडु में? सब लोग चार्टर्ड प्लेन यूज करते हैं, जो विपक्ष का नेता हो, जो पक्ष का नेता हो, सारे लोग चार्टर्ड यूज करते हैं। चार्टर्ड सिर्फ पेट्रोल से चलता है, डीजल से भी नहीं चलता, और सबके लिए वही मापदंड अप्लाई होता है। बतौलेबाजी करने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। भैंस पे बैठ के नहीं गए थे ममता बनर्जी को हलवाई करने के लिए और स्टालिन को, बाबू सोना तुम मेरे साथ हो। तो कम से कम व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द डेटा, देन शुड हैव फैक्ट्स। और कितना महान, अभी मैं अर्थशास्त्री की भी पकेले खोल सकता हूँ, 74 में ले जाके, 73 में ले जाके, 71 में और 68 में, जो इनके जमाने में ना 95% टैक्स बढ़ा दिया गया था, यही अर्थशास्त्री थे। तो अगर तारीफ करनी है तो नरसिम्हा राव की करनी चाहिए, ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ओके त्रिपाठी जी 40 सेकंड। देखिए पहली बात यह है कि जो एस्पायरिंग भाजपा स्पोक्स पर्सन होते हैं ना, उनकी बातों में ऐसी ही बातें समझ में आती हैं। त्रिपाठी जी डेटा बिल्कुल डेटा से गिराएंगे तो मजा आएगा। त्रिपाठी जी डेटा से डेटा टकराए तो अब आप सुनेंगे, मैं आपके पीछे नहीं बोला। ओके राणा जी, राणा जी मैं जब बोल ठीक है, त्रिपाठी जी बोलिए, त्रिपाठी जी बोलिए, डेटा कर रहे थे। आपने एक बार भी इस पे बात नहीं की कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। आपने एक बार भी इस पे बात नहीं की कि मैं जब ये कह रहा हूं आप अखिलेश यादव जी पे चले गए। ये बयान अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया है, राहुल गांधी ने नहीं दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने दिया आके। और ऐसे प्रधानमंत्री ने दिया जिसकी हिम्मत नहीं होती प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बोलने की। तो ये एडवाइजरी नहीं हो सकती। उस आदमी की कोई बात बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं होती और बिना राजनीति से प्रेरित नहीं होती। कोई आदमी ऐसे जबरदस्ती भाजपा को आपको बनना है स्पोक्स पर्सन बनिए, कोई बात नहीं, ईश्वर करे बन जाइए। इन्फ्लेशन पे बात करते हैं, पेट्रोल प्राइस पे बात करते हैं। अरे पेट्रोल प्राइस पे बात मेरे से पर्सनल उलझोगे तो मैं घर भेज दूंगा। पेट्रोल प्राइस पे बात मेरे से पर्सनल मत उलझो। अरे भाजपा प्रवक्ता बनने का पर्सनल मत हो, आईएमएफ की बात करो। प्रवक्ता बनने का शौक राजनीतिक विश्लेषक मत लिखा करिए। मैं भाजपा प्रवक्ता बनने का शौक और राजनीतिक विश्लेषक मत लिखा करिए। पहले तो पेट्रोल प्राइस विश्लेषण नहीं करते हैं और विश्लेषण दो अलग चीजें हैं। चाटुकारिता और विश्लेषण दो अलग चीजें हैं। चाटुकारिता और विश्लेषण दो अलग अलग चीजें हैं। पहले उसका अंतर समझिए। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बोल रहे हैं, जिनके नाम पे अवार्ड्स होते हैं, जिनके नाम पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अवार्ड्स होते हैं। आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचा कुछ भी क्या, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। 1 जनवरी 2014 का इकोनॉमिक टाइम्स उठा के देखो, कुछ भी नहीं बोला जाता। चैलेंज कर रहा हूं, गूगल में जाके देखो 2013 का जुलाई का पेपर, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और अभी का चिल्लाने से नहीं होता। मैंने कहा चाटुकारिता और विश्लेषण में अंतर होता है। राणा साहब स्टैटिक्स लेके बोलता हूं, चाटुकारिता और विश्लेषण में अंतर होता है।
चार टुकड़ा त्रिपाठी जी, राणा जी प्लीज, हर महीने त्रिपाठी जी, राणा जी पर्सनल होने की जरूरत है नहीं। एक चीज मुझे अच्छी लगी, राणा जी ने कहा, राणा जी ने बताया कि ऑन एन एवरेज ले लो आप, मोदी सरकार जब से बनी है इन्फ्लेशन रेट 5% से ऊपर नहीं गया। अगर ये गलत है तो उनको काउंटर कर दीजिएगा, मैं वापस आ रहा हूं। आप मेरे साथ अस्मा जी ने, त्रिपाठी जी, मैंने आपको काउंटर का मौका दिया, अपने दूसरे पैनल के पास भी जाऊंगा। त्रिपाठी बहुत बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूं, बोल दीजिए 10 सेकंड में। एक देश का प्रधानमंत्री खुद आके बोल रहा है कि उससे चीजें नहीं संभल रही। अगर यही सुनिए, मैं एक और देता हूं, बताता हूं। ये तो यही प्रधानमंत्री, सुनिए रोहित भाई मुझे बोलने दीजिए, रोहित भाई 10 सेकंड बोलिए। ये देश के प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे तो बोल रहे थे ना कि डॉलर का प्राइस और रुपए का प्राइस जब गिरता है तो भारत के प्रधानमंत्री के क्या आत्मसम्मान और मर्यादा और वो पता नहीं क्या क्या गिरता है, बताते थे ना। अब क्या हुआ, ये हिपोक्रेसी नहीं है। ओके त्रिपाठी जी, मेड योर पॉइंट। नाउ मुकेश त्यागी एंड अस्मा तस्लीम, मुकेश त्यागी एंड अस्मा तस्लीम। मुकेश जी, मेंटली प्रिपेयर हो जाए क्या चीजें, जैसे जो विपक्ष कह रहा है वो भी गलत नहीं है, विपक्ष क्या कह रहा है कि एक बार फिर से रेडी हो जाए देश की जनता, क्या इसी तरफ इंडिकेट करना चाह रहे हैं? और मैं ये भी जानना चाह रहा हूं सरकार की तैयारी क्या, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए, क्या आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन में बिजी थे, इलेक्शन में बिजी थे, इलेक्शन में बिजी थे। मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन मैं जान रहा हूं कि इलेक्शन के वक्त में भी तो कहीं ना कहीं भारत सरकार, मोदी सरकार के मन में रहा होगा कि चीजें तो खराब हो रही हैं, आम जनता के बीच में वापस तो जाना ही है, तो कोई बैक ऑफ द प्लान, सारे प्लान रेडी है नहीं है? जनता तो आपका साथ देती है, ये बात तो मानने वाली होती है, लेकिन आपके पास प्लान रेडी है, ब्लूप्रिंट तैयार है? रोहित जी, जब इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन होता है तो क्राइसिस होती है। किसी को पता था कि किस प्रकार से इजराइल जो है ईरान पे अटैक कर देगा? नहीं पता। अचानक अटैक किया, अमेरिका ने अटैक किया, और हॉर्मुज को लेकर के ईरान ने जो इख्तियार किया है, किसी को पता वो ब्लॉक कर देगा। 40% ऑयल इंपोर्ट वहां से होता है। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने क्या गलत कहा है? क्या कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि हम सेविंग नहीं करें? इस स्थिति में, स्थिति बहुत गंभीर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन इतने ज्यादा है, और सबको मालूम है, कोई ये तो नहीं कि मोदी जी का कोई छुपा हुआ एजेंडा है। हॉर्मुज बंद है, वहां पे इंडियन शिप्स ही निकल पा रहे हैं बड़ी मुश्किलों से, अमेरिकन शिप को तो अलाउड ही नहीं है वहां पे निकलना। वहां पे $2-2 मिलियन के टोल टैक्स दिए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, मोदी जी ने गलत क्या किया, मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा, देखिए आप गोल्ड को 1 साल के लिए निलंबित कर दीजिए इंपोर्ट। $206 बिलियन का इंपोर्ट हो रहा है। गोल्ड के प्राइसेस आप देख रहे हैं, 1.5 लाख रुपए पड़ गए हैं। सही बात है। तो गोल्ड बगैर काम चल सकता है, तो आप इसमें गलत क्या कहा है? क्राइसिस है। कोविड के टाइम में मोदी जी ने क्राइसिस के टाइम पे कितने बड़े मैनेजमेंट किए, 1-1.5 साल के अंदर कोविड वैक्सीन तैयार करवा दी थी। पापा न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने आकर के मोदी जी के पैर छुए कि आपने हमें इस आपदा की हालत में हमारे देश को आपने बचा लिया, ना कि अपने देश को संभाला बल्कि पूरे विश्व को संभाला मोदी जी ने। तो आज उसी प्रकार की, अब ये जो मुस्कुरा रहे हैं हमारे नेताजी हैं, मैं संजय राणा जी के आर्गुमेंट को फुल्ली सपोर्ट कर रहा हूँ। जब बोल देना चाहता हूँ, इनके 1991 पे जो मनमोहन सिंह, जिसको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से कहा था बरुआ जी ने कि ये तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये तो उनकी मजाक बनी है। रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कहाँ अर्थशास्त्री रहेगी? जरा बताइए किस प्रकार से स्कैम हुए उनके नाक के नीचे। और बिल्कुल सही कह रहे संजय राणा, 1991 में हमारे पास इंपोर्ट नहीं बचा था। अगर आईएमएफ ने इनके सर पे बंदूक ना लगाते तो ये रिफॉर्म्स भी नहीं होते। ये आईएमएफ पोस्ट रिफॉर्म्स हैं, जिसका क्रेडिट ये मनमोहन सिंह को देते हैं। मनमोहन सिंह के पास में और कोई चारा नहीं तो देश जो है दिवालिया पे निकल जाता। तो ये तो आपका जवाब है उस प्रश्न का। तो अब आप ये देखिए, गोल्ड के इंपोर्ट के लिए मना किया है। कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्ड कोई जो है आर्थिक स्थिति में हमारे कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं करता, आभूषणों में करता है, शादियों ब्याहों में करता है। ये अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। आपको फिस्कल डेफिसिट 0.5% मेंटेन करना है, वो कैसे आप करेंगे जरा मुझे बताइए। ऑयल जो है, वी आर द 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। हमारा ऑयल जो है ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा इंपोर्ट बिल है, उसका कम से कम $700 बिलियन का इंपोर्ट है। तो आप ये बताइए, जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है, जबकि आप ये देखिए ऑल टाइम हाई है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज $790 बिलियन, उसमें अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं करते, ये वॉर कितना लंबा चलेगा इसका किसी को अंदाजा है? ठीक है, मुझे जरा बता दीजिए। वॉर मान लीजिए 2 साल चल गया और मुझसे ऑयल का इंपोर्ट नहीं हुआ। अब आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस 550 गीगावाट का प्लान किया हुआ है, न्यूक्लियर पावर के लिए प्लान किया है। सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज अगर रिन्यूएबल्स में हुआ है तो इंडिया में हुआ है, जो कि यूपीए के टाइम में बिल्कुल ठप था। कोई रिन्यूएबल में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। आज सोलर, विंड, आप ये हाइड्रोजन एनर्जी, तमाम प्रकार के जो ऑल्टरनेटिव है, ईवी,
ईवी को कितना प्रोत्साहन किया जा रहा है, एथेनॉल का ब्लेंडिंग की जा रही है, 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग, कितना बड़ा आपके ऑयल इंपोर्ट बिल पर फर्क पड़ेगा। तो हर प्रकार से चौतरफा काम करते हुए अगर मोदी जी कह रहे हैं, अगर आपको कह रहे हैं तो उसका आप स्वागत करिए। आप उसका वो कर रहे हैं कि क्यों करें जी, मोदी जी को एक चुनाव का पड़ी हुई थी इसलिए चुप बैठे थे। अरे भैया, विपदा आपके सामने, राहुल गांधी दे दे अपनी एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट अपने हमारे सामने कि दिस इज द वे द कंट्री शुड रन। कंट्री बैठ जाएगी उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी अपना इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट देंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं मानसिक दिवालियापन के अलावा, सिवाय क्रिटिसाइज करने के अलावा। ओके, मैं आ रहा हूं वापस त्यागी जी। त्यागी जी, आपने शुरू किया ना, आसमा जी तुरंत आ रहा हूं, बस थोड़ा सा ऐड ऑन कर लो, फिर आपके पास ही आ रहा हूं। मुकेश जी, ऑन अ लाइटर नोट, आपने कहा ना कि हमें किसी को थोड़ी पता था कि इजराइल अटैक कर देगा। विपक्ष ने तो शुरू में यही कहा था, 25 तारीख को मोदी जी गए थे, 27 तारीख को अटैक हो गया, क्या बात हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। विपक्ष ने तो इस पर भी निशाना साधा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आसमा जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना कम खरीदो। त्यागी जी, आ रहा हूं, त्यागी जी, आई विल गिव यू मोर टाइम। लेकिन मैंने भी, जब से प्रधानमंत्री जी ने अपील की, आसमा जी, मैंने भी पढ़ना लिखना शुरू किया। मैंने कहा आप जैसे इंटेलेक्चुअल प्रवक्ताओं से बात करनी है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जितना गूगल किया, जितना समझा, जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोना कम खरीदो। इसका रीजन, क्योंकि अगर हम ज्यादा सोना खरीदते हैं तो भारत से डॉलर बाहर जाता है और कैड बढ़ जाता है। कैड बोले तो करंट अकाउंट डेफिसिट, और कैड बढ़ने का सीधा इंपैक्ट पड़ता है रुपए पर। रुपए और गिरेगा डॉलर के सामने, रुपया कमजोर हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, मत खरीदो, मत खरीदो। इसमें आप लोग साथ नहीं देंगे? रोहित, you have to give me enough time because मैं बहुत वेट कर चुकी हूँ। बोलिए मैम। All this मुझे रिबटल देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इनका जो राजनीतिक विश्लेषक whatever, he is a pro बीजेपी गाय, जिन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उस पे मैं बोलना चाहूंगी कि बीजेपी के जो जीडीपी नंबर्स है ना, वो सारे इन्फ्लेटेड है, वो सारे एक फ्रॉड है, झूठे क्लेम्स है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये IMF का डेटा बोल रहा है। IMF ही बोल रहा है आसमा जी। IMF gives C grade for India's national account statistics. This is not claimed by me, opposition Congress. This is claimed by IMF itself. That whatever calculations has been done by BJP are totally fraud. तो ये लोग के डेटा पे जाइए मत। The information what we have, ask him during MMS. I mean, are you even kidding to compare MMS with Modi? तो पता है, during the time of UPA, India's GDP excelled like anything. It was 7 to 8% at the time the GDP grown at. But now what inflated figures you are presenting, उसको IMF बोल रहा है कि ये झूठे हैं, ये सारे क्लेम्स फ्रॉड है। हम कांग्रेस वाले नहीं बोल रहे हैं। सो बीजेपी जो कहती है एक नंबर के, ये लोग ना फसाड ब्रेवाडो डाल के जो बोलते हैं ना, हमने ये अचीव किया, ये कुछ अचीव नहीं किया है। द फैक्ट इज, आज नेशन में एक बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस है। आज मोदी जी इसीलिए रुके थे, ये क्यों नहीं बोले इलेक्शन रैलीज में? जब मोदी जी को सब पता था कि ये हो रहा है, इलेक्शन रैलीज में तो आपने इतनी सी भी बात नहीं छेड़ी। अगर से आप कहते तो जनता वोट नहीं देती थी आपको। आपने बोला इलेक्शन रैलीज में कि सोना मत खरीदो, ये हालात होने वाले हैं, डीजल बचाओ, आपने बोला ये सब। ये सच्चाई आपने छुपा के रखी ताकि पूरे इलेक्शंस कंप्लीट होने तक आपने सिर्फ ये बोला है कि हम लोग ये स्कीम देंगे, ये वेलफेयर स्कीम देंगे, ये सब करेंगे। बताइए, जब ये लोग ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, इतना इन्फ्लेशन हाई है, तो ये स्कीम्स कहां से देंगे? From where they can offer the schemes? Just before the elections or during the rallies, you make biggest claims and then you cannot offer anything. और झूठ तो ऐसा बोलेंगे रैलीज में जा के कि हमने ये डेवलप कर दिया है, हमने वो कर दिया है, जबकि इनका NCRB डाटा, इनका खुद का डाटा इनको रॉन्ग प्रूव करता है। It is completely what they say is anti-against of whatever they are claiming. मैम, चौथी बड़ी इकोनॉमी वो ठीक है नहीं है? India is heading towards an economic disaster. इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अस्मा जी एक रिएक्शन और दीजिए। चौथी बड़ी इकोनॉमी है, बोलूं ना कि ना बोलूं? ये आंकड़े ठीक हैं, गलत हैं? ये आप क्रूनी कैपिटलिस्ट को बड़ा कर इकोनॉमी आप
पूछा कर रहे हो, ये कोई कॉमन मैन की इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। No common man is growing in this Modi's era. They are all suffering due to inflation. They are all suffering. आप बताइए पेट्रोल डीजल यूपीए के टाइम पे में कितना मिलता था? It was just 60 to 70 rupees. Now you are purchasing it for more than 100 rupees. And you saying that today don't purchase the gold. संजय जी, You are yourself confessing about the भैया मैं तो crisis आज prevailing. पता It's your चला confession कि now. क्यों कांग्रेस का ये घंटा बन चुका है। ये महिला जो पत्रकार so called she is saying that she is the spokesperson of Congress party doesn't know the difference between IMF and NCRB data. एक लेडी को ये भी पता है NCRB data is another thing, IMF is another thing. अरे मैं आप खोल लो आपकी पोल सारी पोल खोलता है, आपकी पोल खोलता। अभी दीदी ने क्या बोला कि IMF ने ही बोला है कि इन्फ्लेटेड डेटा देते हैं। भैया सुन लीजिए आपको इकोनॉमिक्स का जीरो मुझे समझ में आ गया है। आई नो वेरी वेल यू डोंट नो एनीथिंग, दैट्स फॉर श्योर। जिसको ये नहीं पता है एनसीआरबी किस लिए होता है, IMF किस लिए होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई दर क्या होता है, रेट क्या होता है, इकोनॉमी कैसे की जाती है और जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, उससे मैं क्या ही बहस करूंगा। You do not know how to govern. You do not know Okay, how to Asma ji. manage the don't have water. You don't know anything. Have water. जब recession आया था तो अरे recession पे आ रहा recession. When the recession comes, आज बीजेपी when the recession came, अरे give me the answer when the recession came. Give me the answer when the recession came. You don't know anything about the economy. You don't know anything about the physical deficit. You don't know anything about the inflation. You don't know anything about how the economy works. You are absolutely zero in terms of knowledge. Anyway, जरा एक मिनट कराइए इनको, ये फालतू की बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ। ओके अस्मा जी एक बार सुनते हैं, फिर वापस काउंटर का मौका दूंगा। अस्मा जी, संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए। अभी छोटा सा आंसर इन्होंने क्या बोला था, हाँ। IMF ने गिरा दिया है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, भैया IMF ने सी ग्रेड रेटिंग इसलिए, कंडीशनल रेटिंग सी ग्रेड इसलिए दिया है कि जो हम डेटा यूज करते हैं पुराने आज से आजादी के तरह से पुराना डेटा यूज करते हैं। अगर हम 2025 का इन्फ्लेशन का दिखा रहे हैं चीजें तो ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो वो हम डेटा पुराना यूज करते हैं, उसकी वजह से रेटिंग को गिरा दिया सी ग्रेड रेटिंग में। तो इकोनॉमिक नंबर 1। अब अरे सुन लीजिए, अब देखिए रोहित भाई, इनको ये नहीं पता है एनसीआरबी किस लिए कैलकुलेट होता है। इन्फ्लेशन अब मैं आपको हर साल का इन्फ्लेशन देता हूं। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कब था मैं बता देता हूं। 2009 में 12.3% कांग्रेस के जमाने में इन्फ्लेशन था और ऑन एवरेज 10 साल का इन्फ्लेशन बता के दे रहा हूं 8.27%। यस 8.2 ऑन एवरेज 10 साल का। अरे सुन तो लो भाई, don't jump because you cannot debate with me either in English or Hindi without data, because I know how to screw the people. Very well I know to screw the people. This is you don't know what is physical here. What is a debt? You know that. What is debt? Debt पता है? नहीं पता है ना? अब बताता हूँ। फिजिकल डेफिसिट बता रहा हूँ, चाचा जी की सरकार में बता रहा हूँ। फिजिकल डेफिसिट था 4.6%। इनके पूरे 10 साल के कार्यकाल का बता रहा हूँ। ठीक है। हमारा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 4.3, आज के दिन में 4.5 है। इन्होंने बताया कि डेट हमारे ऊपर ज्यादा है। मान्यवर, सिंपल सी बात है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डेट मोर देन 121% है, मोर देन 131% जापान का डेट है और टुवर्ड्स जीडीपी। तो आपको समझना पड़ेगा डेट क्या होता है, हाउ द डेट इज कैलकुलेटेड। जब आपको चीजें नहीं पता तो आप जंप करेंगी। इन्फ्लेशन बता रही है दीदी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है। अरे भाई 3.77% आज का इन्फ्लेशन है इस महीने का मार्च का। अरे दीदी कुछ तो पढ़ लिया करो कि टीवी में आके चालू हो जाती हो। अरे पढ़ लिया करो भाई, कांग्रेस की फजीयत करा रही जैसे तुम्हारे नेता। मैं आ रहा हूं संजय जी, मैं कुछ नहीं आता। अनपढ़ आदमी को त्रिपाठी जी, महिला से बात करने की तमीज नहीं मैंने भी सर ही पकड़ा हुआ था। त्रिपाठी जी मैंने भी सर पकड़ा हुआ था जैसे आपने सर पकड़ा है। ये महिलाओं से जैसे बात कर रहे हैं, ये बहुत बदसलूकी है। He knows how to screw people. He is using these statements with a lady. This is utter shame. This is utter shame. इस आदमी को ऊपर केस हो जाएगा तो जेल हो जाएगी। ऐसे नहीं पर्सनल नहीं होंगे।
प्लीज कोई भी पर्सनल ना हो। त्रिपाठी जी मेरी जिम्मेदारी है, पर्सनल नहीं हो। आसमा जी भी पढ़कर आती है, राणा जी भी पढ़कर आते हैं, त्रिपाठी जी में वापस आ रहा हूं। त्रिपाठी जी मुझे बताइए, हर बार जब सरकार कुछ कहती है, मोदी जी कुछ कहते हैं, क्या आप लोग सिर्फ कंप्लेंट करेंगे या फिर एक सशक्त विपक्ष की तरह? मैं तो ये मानता हूं, मैं तो यूपी बहुत घूमा हूं, मैं तो ये मानता हूं कि जिम्मेदारी आपको भी जनता ने दी है कि आप विपक्ष में बैठकर उनकी बातें उठाएंगे, लेकिन हर बार सिर्फ कंप्लेंट, कभी तो रोड मैप लेकर आइए। अगर ये ना सुने फिर जनता की अदालत तो है ही। देखिए, पहली बात यह है रोहित जी कि पहली बात मैं फिर से कह दूं, ये क्योंकि ये यहाँ बैठना और खासकर आपके शो पे आप बहुत मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं हमेशा और बहुत अच्छे से एंकरिंग करते हैं। यहाँ पे किसी महिला के सामने बैठ के जैसे शब्दों का प्रयोग अभी संजय राणा जी ने किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। Screwing word is a very negative word. If you're using with a woman, it is very derogatory. Noted. पहला, ये ऑब्जेक्शन दर्ज करता हूं मैं। दूसरा, रोड मैप की बात जहां तक की, उस पूरे भाषण में जो आप एडवाइजरी की बात कर रहे हैं रोहित भाई, कोई रोड मैप दिया क्या प्रधानमंत्री जी ने कि हम इसको कैसे टैकल करने वाले हैं, सरकार के तौर पे हम कैसे टैकल करने वाले हैं? नहीं कर रहे हो आप, केवल पैनिक फैला रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है जनता के प्रति, हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये सरकार जनता के हित में नहीं है। यही मोदी जी जब विपक्ष में थे तो ये डॉलर का बढ़ना, रुपए का गिरने को लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री पे सीधा वार किया था। ये आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, किया था। तो या तो ये तब झूठे थे या तो ये तब अब झूठे हैं। सीधी सी बात है ना, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ग्लोबल क्रूड ऑयल पे प्राइसेस जब कांग्रेस सरकार में खराब होते थे तब उनके नाते इन्फ्लेशन के लिए मैं बताता हूं आपको, एक पॉइंट सही था संजय जी का। इन्फ्लेशन के मामले में यूपीए गवर्नमेंट से एनडीए गवर्नमेंट की जो वो है स्टैटिस्टिक्स ठीक है। नाइस। और दूसरी, हमारे देश में ऐसा एक महान प्रधानमंत्री रहा है जिसने प्रधानमंत्री रहते हुए ये माना कि एक इस चीज में वो लैक करते हैं जिसको वो ठीक करने की कोशिश कर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि इन्फ्लेशन पे हमें काम करने की और जरूरत है हमारी सरकार को, ये हमारी सरकार की कमी है। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये झूठे प्रधानमंत्री नहीं थे, वो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। उनकी डिग्रियों पे संदेह नहीं होता था, इंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री लेके नहीं आए थे। उनकी डिग्री, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके नाम को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली। जैसे झूठ नहीं बोला जाता कि बहुत इज्जत है उनकी, सही में इज्जत है, आज भी इज्जत है, सब जानते हैं इसको। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा था, अगर ये संजय राणा जी को नहीं पता तो दुनिया जानती है कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो। उनके नाम पे अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं बदलता। रोड मैप सरकार लेके आए, केवल पैनिक लेके ना आए। I'll give you time, आपके पास आ रहा हूं। केवल पैनिक लेके ना आए। युवाओं को, महिलाओं को, सबको परेशान कर लिया। अब बारी है सर्राफा बाजार की। और क्या सर्राफा बाजार को छेड़ दिया इन्होंने। अब उनको जो सर्राफा बाजार वाले परेशान रहे, केवल ये लोगों को परेशान करने के लिए ही सरकार में आए हैं। अलग अलग वर्गों को तबाह करने के लिए, अलग अलग वर्गों को, व्यापारियों को, युवाओं को, महिलाओं को, अब देश के भविष्य को, सबको बर्बाद करने ही आई है ये सरकार। और ये सरकार जब तक हटेगी नहीं तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। शुरुआत 27 से हो रही है क्या? सीधा आप आ गए ना, हटेगी सरकार, 27 से शुरुआत हो रही है, हटेगी हो रही है। हमने तो अपनी पूरी कोशिश 24 में भी कर ली थी, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। डन। आसमा जी आपके पास है। आसमा जी, आप अब कांग्रेस की जब मैं बात करता हूं, कांग्रेस की अपनी एक लीगेसी है। आप लोगों ने इतने वक्त तक देश की सेवा की है, मैं तो ये भी नहीं कह रहा राज किया, सेवा की है। इस तरह की परिस्थितियों में अगर सरकार, अब देखिए इनकी किस्मत कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, सरकार शुरू हुई, फिर कोविड भी आ गया, कोई तैयारी, मतलब किसी की भी तैयारी नहीं थी ना। दुनिया के कोनों में कितनी मौतें हुई, फिर कोविड आ गया, फिर ये रूस यूक्रेन शुरू हो गया, फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला सीन हो गया। आप बड़ा दिल दिखाकर इनको एडवाइस तो कर ही सकते हैं, आप इनको टिप्स तो दे ही सकते हैं। Rohit, first of all, I want to say to that pro Vishleshak political analyst something that it reflects his characteristics, that whatever he has spoken for personal remarks only, that is total the reflection of BJP and his own characteristics. First of all, clear your knowledge. I don't want to go to that level and what is speak NCRT. something. Go and learn what is IMF. That is Go and learn his characteristics. Okay. Go and learn how it's calculated. राणा जी कंक्लूड आप ही करेंगे मेरा शो। राणा जी आ रहा हूं। आसमा जी, सर इनको बताना पड़ेगा। So, if she is going to target, then I'm not going to spare her for sure. Congress has always go and just learn. Basics are not clear. Fundamentals not clear. Will he just stop? Will he stop heckling? Rana ji, okay. Will he stop heckling? Asma ji, please, बोलिए। Okay. Congress had always been a credible opposition which has time and again warned Modi ji before time that crisis may take place. In the month of March, my leader Rahul Gandhi has warned
nation will have this crisis because of West Asia crisis. Please have preparation on this. Despite of his timely warning and intervention, nothing did Modi government did about the entire fiasco. They just concentrated on winning West Bengal. They just concentrated on winning Assam. Okay. Their entire focus was electioneering. They did not care about what opposition leader has told them. ठीक है, मार्च में खुद वार्निंग गया था कि नहीं आप सुनते लोग ना ये लोग। तैयार रहिए, आसमा जी ये यही होने बात है ना, वाला है। आसमा जी ये लोग सुनते नहीं है। इससे पहले जीएसटी को लेकर राहुल जी ने जो कहा था, 5-7 साल बाद घूम फिर कर उन्होंने उसी बात को माना। नोटबंदी को लेकर कहा, राहुल जी ने एक्सपर्ट एडवाइस दी थी, इन्होंने नहीं माना। बाद में जाकर राहुल गांधी सही होते हाँ हैं। ठीक है, राहुल यही चीज लेके जा रहा हूं। गांधी अरे stands त्यागी vindicated सर, always। त्यागी सर, आपकी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़े देश का आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, दिल भी तो आपका बड़ा होना चाहिए। आसमा जी कह रही हैं हम आपको इतने टिप्स देते हैं, आप सुनते नहीं है। मैं समझता हूँ कि इतनी तो बुद्धिमत्ता हमारे अंदर है कि ऐसे टिप्स को ना लें जो देश को गर्त में डाल दें। क्योंकि क्या होता है ना, कांग्रेस के साथ क्या होता है कि हाथ कंगन को वो क्या है, फारसी क्या, वो पढ़े लिखों को फारसी क्या, हाथ कंगन तो इनकी जो स्थिति हम देख चुके हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हम इनकी जो चरित्र है वो देख चुके हैं, किस प्रकार से इन्होंने देश को लूटा है। और ये जो बात कर रही है कांग्रेस की प्रवक्ता, हालांकि समाजवादी वालों ने तो मैं समझता हूँ पूंजीवाद को, लोहिया जी का त्याग करके पूंजीवाद को अपना लिया। यही स्थिति तभी उत्तर प्रदेश में उनकी हो गई है। और जहां तक कांग्रेस लोकसभा चुनावों में उन्होंने टक्कर दिया आपको, आप ज्यादा सीटें जीती। चुनाव भूल गए क्या? नहीं, वो याद दिला दिया सर्वेश भाई, मैं हूं ना, सर्वेश भाई याद दिला दिया। मैंने कहा 24 में तो इतनी पटक नहीं दी है त्यागी जी। बिल्ली के भाग से एक आध बार भाई, इनकी स्थिति पता ये थी कि डिम्पल यादव जो है उनके अनअपोज चुनाव जीती थी, ये स्थिति थी इनकी। कहां से कहां गिरे हैं ये। आप सापेक्ष रूप से तो देखिए, समाजवादी एक जमाने में इससे पहले कोई राष्ट्रपति नहीं बना क्या देश में? क्यों गिरे इतने से क्यों गिरे? हमारा ग्राफ तो बढ़ा है, घटा नहीं है। आपका ग्राफ तो लगातार गिरता चला रहा है। तो हमारा ग्राफ देखिए, और ये भी 2024 में क्या था? और ये जो कांग्रेस की बिना कचौरी का गवाही भर रहे हैं, अखिलेश जी ने तो ये कह दिया था मेरी साइकिल पे नहीं बैठे भैया, मेरे साइकिल पंचर हो जाएगा, राहुल गांधी जी ने कहा था। तो इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है? मुकेश जी आप मुझे बता दीजिए, लोग डरे ना, बस तैयार रहे। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी हैं तो मैं समझता हूं कि स्थिति को बहुत मजबूती से संभालेंगे। ओके, अब आप इनकी बात इनसे पूछ लीजिए रोहित भाई क्या करने वाले हैं कि समझ जाएगा। मैं आप इनका उदाहरण दे रहा हूँ। उस समय थोड़ी बूम था, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, ग्लोबल बूम चल रहा था। और उसकी लेकिन इनका जो इन्फ्लेशन था वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन में पहुंच गया था। हमारे यहाँ जो है मोदी जी ने डाला इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आरबीआई को रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर जहां 4% प्लस इधर उधर होगा तो उसको इकोनॉमी को वहीं पे कंट्रोल करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल हमारी उसमें बहुत मजबूत और सशक्त है। और इन्होंने तो बिल्कुल लेट लूज कर नहीं, अब तक तो चीजें ठीक ही लग रही हैं, अब तक चीजें ठीक लग रही है त्यागी जी, लेकिन देश डरे ना। राणा जी मुझे बता दीजिए, एक आम आदमी होने के नाते मैं डरूं या प्रिपेयर हो जाऊं? बस देखिए, हम सबको भारतीयों को प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए, ये चीजें ना मोदी जी के हाथ में है, ना राहुल गांधी के हाथ में। और क्राइसिस मचाना, हल्ला मचाने से किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं आएगा। हमें बैठ के चर्चा करनी चाहिए। और राहुल गांधी इतने बड़े विजनरी आदमी हैं। आज तक हमने मतलब 2004 से पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक भी विजनरी प्लान, ब्लूप्रिंट बना नहीं पाए, अपनी पार्टी को धरातल पे ला नहीं पाए। वो देश चलाने की बात करते हैं। हम तो सिंपल सी बात बोलते हैं, भाई कम से कम समाजवादी के पार्टी जी ने फैक्ट्स पे बातें की। हम माना कि क्राइसिस है, क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे उसको तो बैठ के हमें चर्चा करनी पड़ेगी। बैठकर बात होगी, ज्ञान देने से तो नहीं होगा। हमें आता ना पता बन गए हम प्रवक्ता, तो समस्या वो नहीं होना चाहिए। पता होनी चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं, बातों का अर्थ क्या है और बातों का मतलब क्या है और उसका सलूशन कैसे, उसी से बेहतर चीजें निकलेगी। मेरा ये डिबेट कराने का मकसद यही है कि एक भी चीज जनता के सामने सीधे सीधे जाए तो बेहतर रहे। उसके लिए आप लोगों का हमेशा धन्यवाद है। राणा जी, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। अस्मा तस्लीम जी, रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। त्यागी सर, रियली प्लेजर हैविंग यू। और त्रिपाठी भाई, रियली प्लेजर, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया।